हेलो दोस्तों, अब हम कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का जो स्टोरी पार्ट 2 तक किए थे, अब हम आगे पार्ट 3 में इसको आगे का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यक्ष जो हैं वो बोल रहे हैं, तो अब देखिए आगे वो क्या बोलते हैं। तुम माल नामक ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पर चढ़ जाना और इस प्रकार बरसना जिससे तत्काल ही खेतों को हल से जोता जा सके। तुम बस वहाँ इतना ही बरसना जिससे वहाँ की सूखी मिट्टी सोंधी सोंधी सुगंध देने लगे। यह सुगंध बच्चे, बूढ़े व जवान सभी को आनंद से भर देगी। उन पर कृपा करने के बाद तुम थोड़ा पश्चिम की ओर घूम जाना। वहाँ बरसने के बाद तुम्हारा शरीर कुछ हल्का हो जाएगा। तब तुम पुनः तेज गति से उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाना। पूर्व में मूसलाधार वर्षा करके तुम वन की अग्नि को शांत कर दोगे। इसके बाद तुम आगे बढ़ जाना तथा आम्रकूट पर जा पहुंचना। जब तुम वहां पहुंचोगे तो वहां भी स्वाभाविक रूप से ही मूसलाधार वर्षा करोगे। इससे आम्रकूट तुम्हारा उपकार मानेगा। वह तुम्हें थका हुआ जानकर बड़े प्रेम से तुम्हें मित्र बनाकर अपनी चोटी पर सम्मान के साथ तुमसे विश्राम करने का अनुरोध करेगा, क्योंकि तुच्छ या दरिद्र व्यक्ति भी आश्रय प्राप्त करने हेतु मित्र के आने पर उसका स्वागत ही करता है, उससे विमुख नहीं होता। वह उस मित्र द्वारा पूर्व में किए हुए उपकारों को याद करता है। फिर आम्रकूट जैसे श्रेष्ठ पर्वत का तो कहना ही क्या है। वह भला तुम्हारी सेवा से विमुख थोड़े ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। पके हुए फलों से शोभित आम्र वृक्षों से ढके हुए आसपास के स्थल वाला वह आम्रकूट नामक पर्वत पीला सा हो गया होगा। जब तुम वहां पहुंचोगे, उसकी चोटी पर जब तुम कोमल बालों के जूड़े के समान अपना सांवला रंग लेकर चढ़ोगे, तो वह पर्वत देवता दंपतियों को दूर से ही ऐसा दिखाई देगा मानो वह पृथ्वी रूपी युवती का उठा हुआ ऐसा स्तन हो जिसके मध्य में काली गुंडी हो और जो चारों ओर पीला हो। हे मेघ, वनवासी स्त्रियों द्वारा भोग किए गए लता कुंजों वाले आम्रकूट नामक पर्वत पर 2 घड़ी रुक जाना। वहाँ खूब जल बरसाना तथा हल्का हो जाना। इससे तुम्हारी गति तीव्र हो जाएगी। यह यक्ष बोल रहे हैं बादल से, उन्हें समझा रहे हैं कि उनको उनकी प्रियतमा के पास कैसे कैसे पहुंचना है। इसके बाद आम्रकूट के रास्ते को पार करके जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें चट्टानों के कारण उबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई अर्थात सभी ओर बह रही नर्मदा नदी दिखाई देगी। यह तुम्हें हाथी के शरीर पर चित्रित रेखाओं की सजावट के समान दिखाई देगी। उस आम्रकूट के सघन कुंजों में वनिताएं भ्रमण करती हैं। यहाँ रुककर तुम कुछ समय के लिए आराम करना, फिर आगे की ओर बढ़ जाना। वहाँ तुम रेवा नदी के सुमधुर जल का पान करना। यह जल जंगली हाथियों की सुगंधित मद में बसा हुआ जामुन के कुंजों के बीच से बहता है। यह जल पीकर तुम आगे बढ़ जाना। जल पीकर तुम्हारी देह कुछ भारी हो जाएगी। वहाँ बहने वाली ब्यार तुम्हें इधर उधर झुला नहीं सकेगी, क्योंकि अंतर्बल से हीन व्यक्ति हल्का होता है। ऐसे व्यक्ति को सभी दुत्कारते हैं, परंतु जो पूर्णता रखते हैं उनका सभी स्थानों पर आदर और स्वागत होता है। जब तुम पर्वत के शिखरों पर जल बरसाते हुए आगे बढ़ रहे होगे, तब तुम्हें अधपके हरे पीले कदम के पुष्पों पर मंडराते हुए भंवर दिखाई देंगे। इसके अलावा तुम्हें हल्की दलदल वाले क्षेत्र में नई फूली कंदली की पत्तियों को चरते हुए हिरन तथा जंगली धरती की तीखी गंध सूंघते हुए हाथी दिखाई देंगे। ये हाथी तुम्हें अपनी सूंडों द्वारा आगे का मार्ग बता देंगे। हे मेघ,
ऊपर ही ऊपर जल की बूंद को पी जाने वाले चातकों को देखने वाली तथा बक पंक्तियों को 1 2 3 इत्यादि गणना के द्वारा हाथ से दिखाते हुए सिद्ध लोगों की प्यारी पत्नियां जब तुम्हारा गर्जन सुनेंगी तो वे घबराकर अपने अपने पतियों से लिपट जाएंगी। उस अवसर पर वे सिद्ध लोग अनायास ही आलिंगन सुख को प्राप्त करके तुम्हारा उपकार मानेंगे। वे तुम्हारा सम्मान करेंगे तथा तुम्हें धन्यवाद देंगे। माननीय स्त्रियां मनाए जाने पर ही कामोत्सव में अपने प्रियतम के अनुकूल होती हैं, परंतु जब मेघ गरजता है तो उसके गर्जन के डर से वे कांप उठती हैं तथा स्वयं ही अपने प्रियतमों का आलिंगन कर लेती हैं। तुम्हें मनाने के लिए तब प्रयत्न नहीं करने पड़ते। यही मेघ गर्जन का कमाल होता है। ऐसे में भला सिद्ध पुरुष मेघ का सम्मान कैसे नहीं करेगा। हे मित्र मेघ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम झटपट वहाँ से जाना चाहोगे। एक क्षण भी वहाँ रुकना तुम्हें उचित नहीं लगेगा। इसके बावजूद तुम चमेली के फूलों से लदे हुए उन सुगंधित पर्वतों पर कुछ क्षण के लिए ठहरने से स्वयं को नहीं रोक पाओगे। उस समय वहाँ के मोर अपनी आँखों में आनंद के आंसू भरकर अपनी मधुर कूक से तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम तो जानते ही हो कि वर्षा ऋतु के आगमन पर मेघ की छटा देखकर मोर बहुत प्रसन्न होते हैं। वे आँखों से प्रसन्नता के आंसू लिए नाचने लगते हैं। यही उनके गर्भधारण का समय होता है। कहा जाता है कि नृत्यकालीन उन आंसुओं को पीकर ही मोरनियां गर्भ धारण करती हैं, परंतु मेरी तुमसे प्रार्थना है कि ऐसे दृश्यों को देखते रहने में विलंब न करना। तुम अधिक समय तक वहां न रुकना तथा झटपट वहां से आगे के लिए चल देना। जब तुम दर्शान देश के निकट पहुँचोगे तब तुम्हें वहाँ पर फूले हुए केवड़ों के कारण वहाँ के फूले हुए उपवनों की बाढ़ कुछ उजली उजली दिखाई देगी। वहाँ के गांवों के मंदिर कौओं आदि पक्षियों के घोंसले से भरे हुए मिलेंगे। वहाँ के जंगल पके हुए काले जामुनों से लदे हुए मिलेंगे। इस शुभ अवसर पर कुछ दिनों के लिए मानसरोवर में हंस भी वहाँ आकर निवास कर रहे होंगे। दर्शान देश की शोभा इन सबसे बढ़ जाएगी। हे मेघ, सर्वत्र प्रसिद्ध नाम वाले दर्शान देश की राजधानी का नाम विदिशा है। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें कामुक होने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। वहाँ तुम्हें विलास की सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। जब तुम वहाँ की सुहावनी, मनभावनी और नाचती लहरों वाली वेत्रवती नामक नदी के तीर पर गर्जन करके उसका मीठा जल पियोगे, तब तुम्हें ऐसा लगेगा मानो तुम किसी कटीली भाव वाली कामिनी के होठों का रस पी रहे हो। तुम उस जल को ठीक वैसे ही पियोगे जैसे कोई दंत शत से पीड़ित नायक भ्रूविलास युक्त नायिका के मुखाधर का पान करता है। हे मेघ, वहाँ पास में ही नीचे नाम की एक छोटी सी वहाँ पहाड़ी है। ये बोल रहे हैं यक्ष मेघ से, तुम वहाँ रुककर कुछ देर के लिए विश्राम करना। वहाँ कदम के फूल खिल रहे होंगे। वे तुम्हें इस बात का आभास देंगे कि तुम्हारा स्वागत करके वे कितने रोमांचित हैं। तुम्हें पाकर उनका रोम रोम खिल उठेगा। उसी पहाड़ी की गुफाओं में से उन सुगंधित पदार्थों की गंध निकल रही होगी जिसे रसिक पुरुष वेश्याओं के साथ रति के समय प्रयोग किया करते हैं। इससे तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि वहाँ के विलासी पुरुष किस प्रकार के उत्कट यौवन का रसपान करते हैं। उस नीचे नाम पहाड़ी पर विश्राम करने के बाद वन की नदियों के किनारे स्वयं जगी हुई जंगली नदियों के तीरों पर उपवन से खिली हुई जूही की कलियों को अपने जल की फुहारों से खींचना।
इसके बाद वहाँ फूल तोड़ने वाली मालिनियों के मुख पर अपनी छाया करना, उनसे थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाकर फिर तुम आगे निकल जाना। उन मालिनी स्त्रियों के कानों में लटके हुए कमल की पंखुड़ियों जैसे कर्णफूल उनके कपोलों से बहने वाले पसीने से लगकर कुछ कुछ मैले हो गए होंगे, परंतु इससे उनकी सुंदरता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। उनसे क्षण भर का परिचय पाकर फिर अपने रास्ते पर आगे जाना। तो अब हम यहीं पे वीडियो ज़्यादा लंबा करते हुए नहीं, यहीं पे रोक देते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। और अगर आपको इसके पहले का वीडियो नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा शुरू से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर टू योर फ्रेंड।